हेलो नमस्कार, आप सबको मेरा प्रणाम। 70वें बीपीएससी के विशेष क्वेश्चन आंसर सीरीज में आप सबका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र को देखा था और इस क्लास में भी हम लोग उसी चीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है आज का वो है, पोर्ट मॉरिसबी किस देश की राजधानी है? पोर्ट मॉरिसबी किस देश की राजधानी है? ठीक है, तो पोर्ट मॉरिसबी जो है ये पापुआ न्यू गिनिया की राजधानी है। ठीक है, अब ये देश न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसी साल जो है 2024 में यहाँ पे कुछ दंगे हुए थे जिसके कारण यहाँ पे आपातकाल लगाना पड़ा था। ठीक है, पापुआ न्यू गिनिया जिसकी राजधानी पोर्ट मॉरिसबी है। ठीक है, याद रखिएगा आप इस चीज को। पापुआ न्यू गिनिया के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। बस इंडोनेशिया के ये पास है, ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर है ये। ठीक है, यहाँ का पोर्ट आप देख सकते हैं, पोर्ट मॉरिसबी। ठीक है, ये एरिया जो है पापुआ न्यू गिनिया है और यहाँ पे इसकी कैपिटल है। ठीक है, पापुआ न्यू गिनिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो जेम्स मारापे है। ठीक है, जेम्स मारापे, याद रहेगा। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। वर्तमान में ब्रिक्स में कितने देश आते हैं? ठीक है, ब्रिक्स नाम से ही स्पष्ट है। B4 ब्राजील, R4 रसिया, I4 इंडिया और C4 चाइना। ठीक है, अभी पूरे दुनिया में जो इसी चीज का हल्ला हो रहा है। तो शुरुआत में जो ब्रिक्स शुरू हुआ था तो ब्रिक ही इसका नाम था, ब्रिक। ठीक है, बाद में जो है साउथ अफ्रीका भी इससे जुड़ा तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स। ठीक है, और अभी जो इस साल है कुछ और देश जो है जुड़े हैं और टोटल संख्या इसकी हो गई है 9। ठीक है, 5 देश जुड़ने वाले थे जिसमें से एक देश ने जो है बोला है कि वो अभी नहीं जुड़ेगा। ठीक है, अर्जेंटीना जो है अभी उसने जो है मना कर दिया है जुड़ने से। तो अभी वर्तमान में जो है 9 देश कंप्लीटली ब्रिक्स के सदस्य हैं। ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा और जानकारी अगर हम लोग ले ले, ठीक है, तो ब्रिक्स के जो मेंबर्स कंट्री हैं वो है ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, ईरान, रशियन फेडरेशन, ठीक है, साउथ अफ्रीका एंड यूएई। ठीक है, इसका जो फाउंडेशन है 16 जून 2009 को हुआ था और फाउंडिंग मेंबर 4 ही थे जैसा कि मैंने कहा। तो अभी वर्तमान में जो है टोटल 9 देश ब्रिक्स के सदस्य हैं। ठीक है, और ब्रिक्स जो है इस साल काफी बार न्यूज में रहा है, इसलिए आप इस चीज को याद रखिएगा। ब्रिक्स का फाउंडेशन याद रखिएगा, 16 जून 2009। ठीक है, 2009 फाउंडेशन और 9 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर बस ये 4 कंट्री हैं। ब्रिक कंट्री ही फाउंडिंग मेंबर है, एस बाद में जुटा था और ये कंट्री बाद में जुटे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर 2028 में होने वाला COP33 की बैठक किस देश में होने वाली है? ठीक है, तो हर साल जो है जलवायु परिवर्तन पर बैठक होता है जिसको COP मीटिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, सभी देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं और यहाँ पे जलवायु परिवर्तन को लेकर के, ठीक है, जलवायु परिवर्तन आज के टाइम में पूरी दुनिया के लिए एक वैश्विक चुनौती है। ठीक है, और इससे निपटने के लिए सभी देश एकजुट है। ये एक ऐसा मंच है जहां सभी देश एकजुटता के साथ जो है कोई भी टर्म हो, कोई भी लॉ हो, उसको इम्प्लीमेंट करना हो, उसको लागू करते हैं। ठीक है, तो इस साल जो मीटिंग हुआ है 2024 में 29 था, COP29। ठीक है, तो 33 का जो COP33 होगा इसके लिए भारत सरकार ने ऑफर किया है कि ये मेजबानी जो है हम मेजबानी करने के लिए रेडी हैं। तो 2028 का जो मीटिंग है वो भारत में होगा। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर 2028 का COP33 बैठक भारत में होगा। ठीक, चलिए ये इस साल का जो पिक है COP39 का। ठीक है, चलिए जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री है? ठीक है, काफी बार न्यूज में है। जॉर्जिया मेलोनी जो है इटली की प्रधानमंत्री है, इटली की प्रधानमंत्री है, काफी ज्यादा न्यूज में है। इनको जॉर्जिया मेलोनी को इटली का योगी भी कहा जाता है, बहुत सारे बातें हैं। ठीक है, इटली न्यूज में इसलिए था क्योंकि इटली ने चाइना का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, उसके लिए इटली ने जो है मना कर दिया, इटली इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गया है। ठीक है, तो चाइना का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था
ठीक है, आप देख सकते हैं ये जॉर्जी मेलोनी है इटली की, और ये चाइना का जो है एक वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट था, वन बेल्ट वन रोड। ठीक है, इस तरह का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहता था अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, और इसके पर्दे के पीछे वो देशों पे अपना आधिपत्य जमाना चाहता था इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके। और इसी सब कारण से जो है जॉर्जिया मेलोनी जो इटली के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो है इस इनिशिएटिव से अपना नाम वापस ले लिया है। अब इटली बाहर हो चुका है। ठीक है, इटली की राजधानी की बात करें तो इटली का राजधानी रोम है। यहाँ के प्रेसिडेंट सर्जियो मैत्रेला है। ठीक है, रोम है और सर्जियो मैत्रेला यहाँ की राजधानी है। ठीक है, तो इनका जो बहुत इटली और भारत का बहुत अच्छा संबंध है। तो कभी भी इटली जो है ऐसे परिदृश्य में कभी भी भारत के खिलाफ नहीं जा सकता। ठीक है, वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव के साथ बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी जुड़ती जा रही है, जिस कारण से चाइना का जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है ये अब धीरे धीरे धराशायी होने लगा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के कार्यकारी समिति का सदस्य किस देश को बनाया गया है? ठीक है, तो पहले इस कमीशन के बारे में जान लेते हैं, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। ठीक है, तो देखिए आज के टाइम में बहुत सारे देशों में फूड तो पहुंच रहा है। यूनाइटेड नेशन का बहुत सारा प्रोग्राम है, यूएन फूड प्रोग्राम है, उसके माध्यम से भोजन तो लोगों तक पहुंच रहा है, लेकिन वो भोजन क्वालिटी वाला हो। ठीक है, क्वालिटी को मेंटेन करता हो। ठीक है, फूड स्टैंडर्ड को मेंटेन करता हो, मतलब आदमी के खाने लायक हो वो भोजन। इस चीज को सुनिश्चित करने का जिम्मेवार जो है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को दिया गया है। ठीक है, और हाल ही में जो मीटिंग हुआ था इसमें जो एशियन रीजन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भारत को जो है सदस्य के रूप में चुना गया है। ठीक है, भारत जो है इस कमीशन का अब सदस्य है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं हम लोग। CAC यानी कोडेक्स एलिमेंट्रिस कमीशन जो है 1963 में इसका गठन हुआ था, और दो संस्था मिलकर के इसका गठन की है। पहला फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड दूसरा WHO। ठीक है, इसमें याद रखिएगा भारत जो है नवीनतम सदस्य बना है इस कमीशन का। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस देश ने विश्व के सबसे गहरी भूमिगत भौतिकी प्रयोगशाला लॉन्च की है? ठीक है, तो वैसे तो जो देश का नाम है वो देश अपने क्वालिटी के लिए जाना जाता है कि क्वालिटी वहाँ के प्रोडक्ट्स में नहीं होती है, लेकिन पहली बार है जो एक जो वर्ल्ड लेवल पे अपना छाप छोड़ने का काम किया है। तो चाइना ने जो है भौतिकी की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला जो है लॉन्च की है। ठीक है, चाइना, याद रखिएगा दुनिया की सबसे गहरी भौतिकी प्रयोगशाला अब चाइना में है। वर्ल्ड डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी जो है चाइना में है। 7874 फीट नीचे जो है इसको बनाया गया है। ठीक है, और ये जो है लोकेशन जिनपिंग माउंटेन्स में है, सिंचुआन रीजन में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य किस देश को चुना गया है? ठीक है, तो भारत के लिए यह साल बहुत ही लकी रहा है, क्योंकि इस संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का जो है इस साल भारत को जो है चुना गया है सदस्य के रूप में, एशियन रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए। एशियन रीजन को रिप्रेजेंट के लिए भारत को जो है चुना गया है। तो भारत जो है यहाँ पे एशियन कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सांख्यिकी का मतलब होता है डाटा, स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स। तो वैसे देशों को इसमें चुना जाता है जहां का डाटा कलेक्शन स्टैटिक्स जो है काफी ज्यादा इंप्रूव्ड हो, काफी ज्यादा क्वालिटी हो। ठीक है, तो भारत को उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए जो है हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए भारत को सदस्य बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का। ठीक है, चलिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग जो है यूनाइटेड नेशन का संयुक्त राष्ट्र का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कंप्लीटली डाटा से रिलेटेड वर्क करता है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में है। 1947 को जो है इसका गठन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, साल 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जैसा कि मैंने कहा कि ये साल भारत के लिए बहुत लकी रहा है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का जो मेन काम है, पहले काम को समझ लेते हैं। चीनी जो हम लोग शुगर खाते हैं, ठीक है, इसका एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, क्योंकि पूरी दुनिया में चीनी की खपत है। और आपको जान के खुशी होगी कि भारत जो है चीनी का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है, लेकिन
प्रोड्यूसर की बात करें, उत्पादन की बात करें, तो भारत जो है सेकेंड पोजीशन पे है। ठीक है, पूरे दुनिया में चीनी उत्पादन के मामले में भारत सेकेंड पोजीशन पे है, और पूरी दुनिया में चीनी खपत के मामले में भारत नंबर 1 पे है। को टोटल जो मार्केट है उसका 90% जो है भारत जो है प्रोड्यूस करता है। अब आपके दिमाग में होगा कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है चीनी का, तो वो है ब्राजील। ठीक है, ब्राजील जो है सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अपनी चुनौतियां हैं, अपना प्रॉब्लम्स है कुछ उसके रिगार्डिंग, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, सप्लाई चेन के रिगार्डिंग। तो इसलिए जो है इस बार 2024 की अध्यक्षता भारत को मिली है। भारत वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष है। ठीक है, याद रहेगा आपको, याद रहेगा ये चीज। भारत जो है उपभोक्ता के मामले में नंबर 1 है और प्रोडक्शन के मामले में सेकेंड पोजीशन पे। ब्राजील पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो गठन है 1968 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। 2020 में भारत सरकार द्वारा चलाई गई ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या था? ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है, तो 2020 की हम लोग बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने के लिए नहीं था, ये यूक्रेन से नागरिकों को लाने के लिए नहीं था, इजराइल से फंसे भारतीयों को लाने के लिए नहीं था। 2020 में कोविड का वेव चल रहा था और इस दौरान बहुत सारे भारतीय अलग अलग जगहों पे फंस गए थे और उन्हीं यात्रियों, उन्हीं भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है चलाया गया था। ठीक है, तो कोविड के दौरान फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जूडिथ तुलिका को किस देश का पहला महिला प्रधानमंत्री बनाया गया? ठीक है, जूडिथ तुलिका। ठीक है, नाम याद रखिएगा, अभी रिसेंटली जो है ये सत्ता परिवर्तन हुआ है और जूडिथ तुलिका को जो है कांगो का, ठीक है, कांगो का पहला महिला प्रधानमंत्री बनाया गया है। ठीक है, कांगो की बात करें अगर हम, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, अफ्रीकन कंट्री है ये। ठीक है, कैपिटल किंशासा है, ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। ठीक है, कांगोलोज फ्रैंक यहाँ का जो करेंसी है और फेलिक्स शिकेडी जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो जूडिथ तुलिका जो है पीएम है वर्तमान में कांगो की। ठीक है, याद रहेगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो बाल पुस्तक दिवस जो है ये कोई गवर्नमेंटल इवेंट नहीं है, मेनली 2 अप्रैल को जो है ये हंस क्रिश्चियन एंडरसन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो है ये मनाया जाता है। वो बच्चों को किताब पढ़ने के लिए काफी ज्यादा प्रेरित करते थे, काफी कहानियां लिखते थे और इसी कारण से उनके योगदान को याद रखने के लिए 2 अप्रैल को इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे मनाया जाता है इंटरनेशनल बोर्डन बुक फॉर यंग पीपुल के द्वारा। इस बार का जो थीम था वो था क्रॉस द सीज ऑन द विंग ऑफ योर इमेजिनेशन। ठीक है, तो आपको याद रखना है सिर्फ इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका प्रश्न उत्तर आप समझ गए होंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। समाचार पत्रों में देखे जाने वाला सारा किससे संबंधित है? ठीक है, सारा तो अभी जो है पूरी दुनिया में वेब चल रहा है एआई का। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? तो जैसे हम कुछ भी गूगल में सर्च करते हैं तो गूगल उसका खोज करके ला देता है, उसका आंसर दे देता है। तो वैसे ही अब जो है वो भी कंप्लीटली एआई पे डिपेंड हो गया है, एआई से इनबिल्ट हो गया है। तो अब कुछ भी प्रश्न पूछेंगे, जैसे चैट जीपीटी है, कोई भी प्रश्न करते हैं तो वो वापस से उत्तर देता है। ठीक है, तो वो सारा इंफॉर्मेशन पहले उसके मेमोरी में फीड किया जाता है और हमारे प्रश्न के हिसाब से वो रिएक्ट करके अपना उत्तर देता है। तो इस तरह से जब हम खुद से उस बुद्धि को बना रहे हैं, उसकी बुद्धि को बना रहे हैं, मशीन की बुद्धि को बना रहे हैं, तो यही चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जानी जाती है। और सारा जो है इसको ये WHO द्वारा लॉन्च किया गया एक हेल्थ प्रमोटर है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो एक एआई लॉन्च किया है। ठीक है, आप जो तस्वीर में देख सकते हैं ये रियल नहीं है, ये एक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, या प्रमोटर है।
ये मेनली जो है हेल्थ से संबंधित सारे प्रश्नों के का उत्तर देता है, ठीक है, देती है ये क्या है, हेल्थ प्रमोटर है। इसे लॉन्च करने वाला WHO है और इसके मेमोरी में वो सारे चीजें फीड है कि कौन से रोग में कौन सा इलाज होएगा, क्या सजेशंस देना चाहिए, वो सारे चीज जो है ये इनके मेमोरी में फीड किया गया, ठीक है। तो इसका नाम रखा गया है शारा, ठीक है, याद रहेगा। WHO की बात करें तो WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और 7 अप्रैल 1948 को जो है इसका गठन किया गया था। वर्तमान में जो है टेड्रोस एधनम घेब्रेयेसस जो है इसके चीफ है, डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, और ये UN की स्पेशलाइज एजेंसी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ओस्मान सोनको किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ओस्मान सोनको को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो रिसेंटली ये न्यूज में था, ओस्मान सोनको जो है सेनेगल के प्रधानमंत्री बने, ठीक है, सेनेगल जो है एक छोटा सा अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, मैप में आप देख सकते हैं सेनेगल अफ्रीका का एक छोटा सा कंट्री है, ठीक है। तो ओस्मान सोनको आप देख सकते हैं तस्वीरों में ओस्मान सोनको को। यहाँ के प्रेसिडेंट जो है, यहाँ का जो कैपिटल है वो डकार है, प्रेसिडेंट बेसिरो दिमी फाये है, प्राइम मिनिस्टर यही ओस्मान सोनको है, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है और फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ पे चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में सबसे टॉप पर किस देश को रखा गया है, ठीक है। तो बिजनेस इन्वायरमेंटल रैंकिंग हर साल जो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है एक लिस्ट जारी करता है कि किस देश में बिजनेस करना आसान है, यानी कि बिजनेस पर्पज से वहां का इकोसिस्टम कैसा है, ठीक है। उस लिस्ट में हमेशा से ही, ठीक है, आज से नहीं पिछले 16 साल से एक ही देश टॉप कर रहा है और वो है सिंगापुर, ठीक है, सबसे टॉप पे रहता है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा देश सिंगापुर को माना गया, ठीक है। सिंगापुर में सब जाकर के जो है इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं। सिंगापुर की अगर बात की जाए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है फर्स्ट रैंक पे हमेशा सिंगापुर रहता है, सेकेंड पे डेनमार्क है और थर्ड पे जाकर के अमेरिका US यूनाइटेड स्टेट्स है। भारत की बात करें तो भारत का पोजीशन 51 है, काफी पीछे है, लेकिन खुशी की बात यह है कि इसी के द्वारा एक और रैंकिंग जारी किया जाता है कि किस देश की स्थिति सुधर रही है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें भारत का स्थान जो है तीसरा है, ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट सुधरने वाले देशों में, ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट सुधरने वाले देशों में जो है थर्ड पोजीशन पे है, ठीक है, और ऐसे बिजनेस इन्वायरमेंट में ये 51 पे है, ठीक है। टॉप हमेशा सिंगापुर ही रहता है, तो सिंगापुर आप याद करके रखिएगा, ठीक है। चलिए हाल ही में जारी किया गया यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास 2024 किस संस्था द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। तो बिजनेस पर्पज से है, तो बिजनेस WHO को जो है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, बिजनेस पर्पज का ये जो है जारी नहीं करता है। UNHRC ह्यूमन राइट से संबंधित रिपोर्ट्स जारी करता है, ठीक है। एक संस्था बच जाती है WEF, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और यही संस्था जो है ये लिस्ट प्रत्येक वर्ष जारी करती है यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास 2024, और इस बार के रिपोर्ट में 7 भारतीयों का नाम शामिल है, जिसमें भूमि पेडनेकर, अद्वैता नारायण, अर्जुन भारतीय, प्रिया अग्रवाल, हैबर शरद, विवेक सागर, ये सब जो है भारतीय शामिल है। WEF जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कोई गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, 1971 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो ये एक रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी रिपोर्ट्स को टाइम टू टाइम जारी करती रहती है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूरज के रूप में 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर प्लाज्मा अवस्था बनाए रखने का रिकॉर्ड कायम किया था, ठीक है। तो देखिए जो भी मैटर है, अगर किसी सॉलिड मैटर को गर्म करेंगे, सॉलिड जो है कन्वर्ट होगा लिक्विड में, लिक्विड को भी अगर हम गर्म करते हैं तो गैस में कन्वर्ट होगा, एंड गैस को भी कन्वर्ट करते हैं तो प्लाज्मा स्टेट में जाएगा, ठीक है। तो किसी भी मैटर को प्लाज्मा स्टेट तक रखने के लिए, बनाए रखने के लिए एक्सट्रीम हीट की आवश्यकता होती है। तो ये जो देश है ये है दक्षिण कोरिया, ये काफी दिनों से एक्सपेरिमेंट कर रहा है एक आर्टिफिशियल सन बनाने का,
ठीक है, हम जानते हैं कि सन के कोर का टेम्परेचर जो है ये बराबरी कर पाना नामुमकिन है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा उसका दक्षिण कोरिया। अब साउथ कोरिया का जो आर्टिफिशियल सन है उसको के स्टार्क कहा जाता है, के स्टार्क, क्योंकि ये कोरियन का सुपर कंडक्टिंग टोकामाक एडवांस रिसर्च है और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है और जिसके माध्यम से मैटर को प्लाज्मा स्टेट तक ले जाया जाता है। तो पिछले बार जब प्लाज्मा स्टेट ले गया था तो उसको ज्यादा देर के लिए नहीं, मात्र 30 सेकंड के लिए दक्षिण कोरिया उसको होल्ड कर पाया था उस रिएक्टर में, लेकिन इस बार जो है ये 48 सेकंड तक 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पे उस मैटर को रखा गया, प्लाज्मा स्टेट में रखा गया और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अभी तक किसी देश ने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है कि 48 सेकंड तक कोई मैटर प्लाज्मा स्टेट में रहे, यानी कि 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पे रहे। ठीक है, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये दक्षिण कोरिया के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये सारे खेल दिवस जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाए जाते हैं। 6 अप्रैल को जो है, देखिए 3 चीजें हैं इसमें। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और इसी के साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस भी अलग से मनाया जाता है 11 जून को। भारत की बात करें तो भारत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पे। ठीक है, ध्यानचंद जी हॉकी के जादूगर, इनके जन्मदिन पे 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा खेल से संबंधित 2 दिवस मनाया जाता है, एक 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस और एक नॉर्मली खेल दिवस। ठीक है, तो 11 जून को ये मनाया जाता है। ठीक, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विकास और शांति दिया गया है तो ये 6 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये शब्द नहीं लगा रहता विकास और शांति का तो वो 11 जून हो जाता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अक्सर समाचार पत्रों में देखे जाने वाला सितवे पोर्ट किस देश में संबंधित है? ठीक है, तो सितवे पोर्ट कहाँ पे है? तो अभी अगर आप समाचार पत्र पढ़ते होंगे तो काफी बार इसका जिक्र आया था। सितवे पोर्ट जो है ये म्यांमार में है। ठीक है, सितवे पोर्ट जो है म्यांमार में है और भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी परियोजना है कलादान परियोजना। ठीक है, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें क्या था कि हम लोग को इधर एजवाल वगैरह के इलाके में जो है इधर घूम के जाना पड़ता है। ठीक है, तो काफी ज्यादा जो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट वगैरह हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ से डायरेक्ट जो है म्यांमार के सितवे पोर्ट पे चले जाए और वहां से बाय रोड जो है एजवाल की तरफ जाया जाए तो ये काफी आसान पड़ेगा, काफी कॉस्ट फ्रेंडली पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए म्यांमार का जो ये सितवे पोर्ट है इसके साथ डील किया गया, म्यांमार सरकार के साथ डील किया गया, इस पोर्ट को डेवलप किया गया। ठीक है, तो ईरान के चाबहार के बाद जो है ये दूसरा ऐसा पोर्ट था जो भारत सरकार के द्वारा खुद डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का नाम है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये सितवे पोर्ट जो है म्यांमार में है, कलादान नदी के किनारे है, इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम कलादान मल्टी मॉडल रखा गया है। म्यांमार के बारे में बात करें तो म्यांमार का जो कैपिटल है नायपीताउ है, करेंसी म्यांमार क्यात है। ठीक है, बर्मीज बोला जाता है। ठीक है, और अभी वर्तमान में जो है मीन ओंग ह्लेंग जो है यहाँ के पीएम है। ठीक है, वहां पे काफी ज्यादा कुछ कंट्रोवर्सी आई थी सेना वगैरह को लेकर के। ठीक है, तो अभी वहां पे भी जो है सत्ता स्थिर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। हुरन इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो हुरन इंस्टीट्यूट द्वारा जो है, हुरन इंस्टीट्यूट एक रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ये टाइम टू टाइम जो है कभी ये अपना रिसर्च प्रस्तुत करता है कि सबसे मिलेनियर कौन है, सबसे धनी व्यक्ति कौन है, और इसी में ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 लॉन्च किया है इसने। ठीक है, यूनिकॉर्न का मतलब होता है कि जो कंपनी $1 बिलियन से अधिक का वैल्यू जिस कंपनी का हो जाता है और प्लस जो शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं होती है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होती है, वैसी कंपनी को यूनिकॉर्न कहा जाता है। वैसी कंपनी जो प्राइवेटली स्टार्टअप हो, $1 बिलियन से इसका अधिक का टर्नओवर हो जाए और शेयर मार्केट में लिस्ट ना हो, 3 कंडीशन को फुलफिल करने वाला जो कंपनी है वो यूनिकॉर्न कहलाता है।
जैसे हम लोगों ने कुछ समय पहले न्यूज़ सुना था, जो अलग पांडे सर है उनका जो फिजिक्स वाला है वो यूनिकॉर्न बना। बहुत सारे जो कंपनी है जो यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किए। तो इस इंस्टीट्यूट के द्वारा हर साल ये इंडेक्स लॉन्च किया जाता है कि इस साल किस देश में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न क्रिएट हुए। तो भारत में अगर रैंकिंग देखा जाए भारत का, तो भारत आज के टाइम में 3rd पोजीशन पे है। ठीक है, 3rd पोजीशन पे। हम अपना कंपैरिजन यदि करेंगे तो देखिए हम कितना पीछे है। कहने को रैंकिंग में हम 67 में 3rd पोजीशन पे हैं। हमारे यहाँ जो यूनिकॉर्न बना है 2024 में यूनिकॉर्न है वो 67 है। अमेरिका का यूनिकॉर्न 703 है, चाइना 340 और 3rd पोजीशन पे हमें। तो हम कंपैरिजन टू यूएस और चाइना काफी पीछे हैं इस चीज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व होम्योपैथिक दिवस जो है, हमेशा आप कभी भी जाइएगा होम्योपैथी वगैरह के दुकान पे तो ये तस्वीर आपको देखी होगी। ये तस्वीर है मशहूर होम्योपैथी के फाउंडर डॉक्टर सैमुअल हैनमैन का। ठीक है, और इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अप्रैल 10 को जो है इनके योगदान को याद करने के लिए 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। ठीक है, जर्मन फिजिशियन थे डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनमैन। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 10 अप्रैल। चलिए, इस क्लास का जो पीडीएफ होगा वो आप यहाँ के टेलीग्राम चैनल या इसके एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो 17वीं बीपीएससी है उसके रिगार्डिंग, जैसे रक्षा प्रतिरक्षा हो गया और भी 2-3 टॉपिक्स है, उसके बारे में आपको क्लास मिलेगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।